फिक्स डिपॉजिट्स में आप क्यों लॉन्ग टर्म में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। पहले चीज़, क्यों ज़्यादा लोग तो फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, क्यों ज़्यादा लोग फिक्स डिपॉजिट्स को इच्छा कर दिया जाते हैं। अगर आप इसके बारे में देखें तो फिक्स डिपॉजिट्स में सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल होते हैं। अगर आप देखें तो फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट के लिए 5 लाख तक अश्योरेंस तो दे दिया जाते हैं। अगर वो तो पीयूसी बैंक है तो उसके लिए एडिशनल कॉशन भी दे दिया जाते हैं। अगर आप उसी तरह होने वाले पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट देखें तो भी इसमें भी सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, क्योंकि यह तो गवर्नमेंट बैक्ड होने के कारण इसमें भी सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल होते हैं। और फिक्स डिपॉजिट्स तो समझने के लिए आसानी पड़ती है और उसके एग्जीक्यूशन भी ज़्यादा आसानी पड़ती है। इसमें उतना ज़्यादा प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि सोशल कंडीशनिंग, क्योंकि आपके पिता के लिए बैंक एफडी फेवरेट इन्वेस्टमेंट की तरफ होता था और आपके ग्रैंडफादर के लिए बैंक एफडी फेवरेट इन्वेस्टमेंट की तरफ होता था, और आपके फादर और के ग्रैंडफादर तो पीपीएफ और अदर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ही प्रेफर कर दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए वो तो अवसर इसी तरह इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। इसलिए आपके दिमाग में भी इसी तरह सोशल कंडीशनिंग हो चुका है कि आप भी बैंक एफडी की तरह सेफर इन्वेस्टमेंट में ही इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप देखें तो यही इम्पॉर्टेंट चीज़ और की कारण होते हैं कि क्यों ज़्यादा लोग के लिए बैंक एफडी एक प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स में होने वाले डिसएडवांटेजेस। पहले चीज़ होते है कि फिक्स डिपॉजिट्स देने वाले रिटर्न्स तो ज़्यादा कम ही पड़ती है। अगर देखें तो फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेंज होते है कि 7 to 8%, ये तो ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट ही होते हैं। दूसरी चीज़, अगर देखें तो फिक्स डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट तो फिक्स ही होते हैं। अगर मार्केट में किसी भी कारण के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ कर दिया जाते हैं तो भी इसका इंटरेस्ट रेट तो ऊंची नहीं पड़ती है, ये तो फिक्स्ड ही होते हैं। और तीसरी चीज़ होते है कि फिक्स डिपॉजिट्स में लॉक इन पीरियड होते हैं, इसलिए अगर इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड से पहले विड्रॉ करना है तो उसके लिए तो पेनल्टी देने की ज़रूरी पड़ती है। बैंक एफडी में होने वाले छोटे डिसएडवांटेज। बैंक एफडी में आप तो टीडीएस देने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप इंटरेस्ट रेट विड्रॉ कर दिया जाते हैं और उसी इंटरेस्ट रेट आप तो री इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और उसी इंटरेस्ट रेट आपका ओन उपयोग के लिए उपलब्ध कर दिया जाते हैं तो भी आप तो ये सब के लिए टीडीएस देने की ज़रूरी पड़ती है। यह तो पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग को डिस्टर्ब कर दिया जाते हैं। और बैंक एफडी में होने वाले पांचवा डिसएडवांटेज कि बैंक एफडी देने वाले रिटर्न्स के साथ आप तो इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर सकेंगे। अब इसके बारे में डिटेली हम तो अगले देखेंगे। मैंने इसी कारण के लिए बोलता है कि जो भी चीज़ आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं पड़ती वो चीज़ के लिए होने वाले पैसा तो आप तो सेव कर दिया जाते हैं और उसी पैसा तो आपको भविष्य काल के लिए उपलब्ध करने के लिए आप तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो इन्फ्लेशन से कम रिटर्न देने पड़ते हैं तो आपके लिए वो चीज़ खरीदने में भविष्य काल में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो इन्फ्लेशन की रेट की तरह वो तो रिटर्न देने की ज़रूरी पड़ती है और उससे भी ज़्यादा रिटर्न देने की ज़रूरी पड़ती है अगर वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल से आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है तो। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बैंक एफडी में देने वाले रिटर्न्स के साथ अब तो इन्फ्लेशन टैकल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। और अगले डिसएडवांटेज होते हैं कि अगर इन्वेस्टर किसी भी कारण के लिए वो तो प्री मैच्योर विड्रॉयल कर दिया जाते हैं तो बैंक एफडी में वो तो 1 to 3% एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरी पड़ती है। ये तो भी बिगर डिसएडवांटेज होते हैं बैंक एफडी में। अब अगले हम देखें कि इन्वेस्टर क्यों लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे। अगर इन्वेस्टर बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए हाई टैक्स लायबिलिटी होते हैं। अगर इन्वेस्टर तो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो बैंक एफडी देते हैं कि 8% रिटर्न और वो इन्वेस्टर के टैक्स अकाउंटेबिलिटी होते हैं कि 30%। इसी कारण के लिए वो 8% से 2.4% रिटर्न तो वो तो टैक्स देने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप तो ये 8% से 2.4% रिड्यूस कर दिया जाते तो रिमेनिंग परसेंट होते कि 5.6%। इसी कारण के लिए हम बोल सकते हैं कि बैंक एफडी देने वाले 8 रिटर्न्स अगर आप फर्स्ट ग्लांस में देखें तो ये तो अच्छा रिटर्न्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन टैक्स डिडक्शन करने के बाद इसकी रिटर्न्स होते हैं कि सिर्फ 5.6%। यह 5.6% आपको इन्फ्लेशन बीट करने में मदद कर सकेंगे। हम तो इसके बारे में पहले ही देख लिया ना। आज जो भी चीज़ मुझको उतना ज़रूरी नहीं पड़ती वो चीज़ भविष्य काल के लिए उपयोग करने में मैंने ने इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर दिया जाते हैं। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर आपने 100 रुपीज़ के लिए खरीद कर दिया जाते तो
वो सेम चीज़ अगर 1 साल होने के बाद 108 रुपीज़ होते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपीज़ से 108 रुपीज़ और उससे भी ज़्यादा होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप तो ये आइटम को खरीद कर सकेंगे। अगर आप तो बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो 1 साल होने के बाद आपका रिटर्न्स होते कि 105.60 रुपीज़, क्योंकि बैंक एफडी का पोस्ट टैक्स रिटर्न होते कि सिर्फ 5.6%। इसी कारण के लिए आप तो यह चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे, क्योंकि जो चीज़ 100 से 108 रुपीज़ होते वो चीज़ खरीदने के लिए आप तो एक्स्ट्रा 2.4 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। आप तो बैंक एफडी इन्वेस्टमेंट रिटर्न के साथ आप तो पूरे लेवल नहीं क्रॉस कर सकेंगे। आप ही सोचो, आप जो भी चीज़ 100 रुपीज़ के लिए खरीद कर दिया जाते तो वो तो 108 रुपीज़ हो सकते हैं, और जब आप तो बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपके लिए मिलते हैं कि सिर्फ 105.6 रुपीज़। इसीलिए वो चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे 1 साल होने के बाद। हम तो 1 साल के बारे में बातचीत कर दिया जाते। अगर आपने बैंक एफडी 5 to 10 ईयर्स कर दिया जाते तो क्या होते हैं? अगर देखें तो हर दिन आपका बैंक एफडी में होने वाले इन्वेस्टमेंट अमाउंट और उसकी रिटर्न्स की परचेसिंग पर तो हर दिन तो कम पड़ती है। इसी कारण के लिए तो डे आफ्टर डे उसका परचेसिंग पावर तो कम होने के कारण आप एज ए इन्वेस्टर के लिए परचेसिंग पावर तो ओवरऑल कम भी पड़ सकते हैं। ये तो कोई भी अच्छा साइन नहीं होते। कारण होते हैं कि आप तो नीचे जाने वाले एस्केलेटर पर उनसे क्लाइंब करने के लिए प्रयास कर दिया जाते, और देखें तो इन्फ्लेशन तो हर बार तो राइज होते हैं। अगर आप देखते हैं तो आप तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए आप तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, और नीचे जाने वाले एस्केलेटर पर आप तो ऊंची क्लाइंब करना उतना ज़्यादा आसानी नहीं होते हैं, क्योंकि आप तो डबल द एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए हम बोल सकते हैं कि यह बैंक एफडी देने वाले रिटर्न तो आपके लिए भविष्य काल में वो चीज़ खरीदने में उतना बेनिफिशियल नहीं होते हैं। आप तो नोटिस नहीं करते कि आपका परचेसिंग पर तो धीरे से धीरे नीचे गिरते हैं। आप तो इसी तरह सोचते हैं कि मैंने 1 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है और वो तो 2 लाख बन चुके हैं। आप तो इसी तरह की सोचते हैं ना। लेकिन टैक्सेस डिडक्ट करने के बाद आपके लिए होने वाले एक्चुअल रिटर्न्स तो क्या होते हैं? अब इसको समझने के लिए अब एक उदाहरण देखेंगे। अगर आप देखें तो यह रिटर्न के साथ आप तो यही चीज़ खरीद कर सकेंगे, यही सबसे बड़े सवाल होते हैं। अगर देखें तो ज़्यादा सिनेरियोस में इसके लिए कम पॉसिबिलिटी ही होते हैं। अगर इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स देता हूँ, और यह तो रियल टाइम एग्जांपल्स होते हैं। अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में राइस तो 32% ऊंची बढ़ गए, और उसी तरीके से देखें तो वीट भी 36% ऊंची बढ़ गए। अगर आप देखें तो मिल्क भी अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो वो तो 35% तो ऊंची बढ़ गए, और उसी तरह सॉल्ट भी 45% तो ऊंची बढ़ गए। अगर देखें तो यह इन्फ्लेशन रेट तो ज़्यादा होने के कारण आपका इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह रिटर्न देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप तो यही लाइफस्टाइल तो भविष्य काल में लीड कर सकेंगे। लेकिन बैंक एफडी देखें तो वो तो सैडली इसी तरह रिटर्न नहीं देने के कारण आप तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि बैंक एफडी वजह से आप तो यही लाइफस्टाइल भविष्य काल में लीड कर सकेंगे या नहीं। पिछले 5 साल में अब तो बैंक एफडी देने वाले सिर्फ 5.6% रिटर्न के साथ यह सभी नेसेसिटीज़ में होने वाले इन्फ्लेशन को टैकल कर सकेंगे। आप ही कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी भी तीफ तो एस्केप करने के लिए भाग कर दिया जाता है तो पुलिस उससे भी ज़्यादा तेज़ी में भागने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से वो तो पकड़ कर सकेंगे। उसी तरीके से जब इन्फ्लेशन तो तेज़ी से बढ़ते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इसी तरह रिटर्न देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप तो इन्फ्लेशन को टैकल कर सकेंगे। अगर आप बैंक एफडी की तरह होने वाले स्लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपको चोरी पकड़ने के लिए और इन्फ्लेशन को टैकल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। हम तो इसी तरह भी बोल सकते हैं कि बैंक एफडी के साथ आप तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकेंगे, और लॉन्ग रन में भी बैंक एफडी तो आपके लिए इन्फ्लेशन बीट करने वाले रिटर्न्स नहीं दे सकते हैं। बैंक एफडी तो एक अच्छा मनी सेविंग इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन यह मनी सेविंग इंस्ट्रूमेंट के साथ आप तो इन्फ्लेशन को बीट कर सकेंगे, इसकी जवाब होते हैं कि नहीं। अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखें तो एफडी तो एक स्लो पॉइजन की तरह होते हैं। आप तो रियलाइज़ नहीं करते कि आपका वेल्थ जो बैंक एफडी में होते हैं वो तो हर दिन तो रिड्यूस कर दिया जाते हैं। अगर आप देखें तो यही कारण के लिए आपका वेल्थ जो बैंक एफडी में होते हैं उसकी परचेसिंग पावर भी कम पड़ती है।
यह सब चीज़ होने के बावजूद भी सिलेक्शन ऑफ सेफ्टी होने के कारण ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अब हम एक उदाहरण को एवेल्युएट और कैलकुलेट कर दिया जाते हैं। अगर आप बैंक एफडी में पिछले 10 साल में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो होते कि 2013 में हम अज्यूम करते कि उस समय उसका इंटरेस्ट रेट होते कि 8%। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 2,15,000 रुपीज़। अगर आप देखें तो टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपका मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 1,81,125 रुपीज़, और ये तो भी पोस्ट टैक्स मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं। अब तो 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाता है और आज आपके लिए तो 1,81,000 हो चुका है। लेकिन अब तो इन्फ्लेशन पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब जो भी चीज़ 2013 में 1 लाख के लिए खरीद कर दिया जाते तो वो चीज़ अब तो 1,81,125 रुपीज़ के साथ खरीद नहीं कर सकेंगे। इसी कारण के लिए आप तो समझना चाहिए कि आपकी पैसा का वैल्यू और कि आपका पैसा का स्ट्रेंथ तो ज़्यादा कम पड़ गए। इसी कारण के लिए बैंक एफडी में अगर आप इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपके लिए मैच्योरिटी वैल्यू तो उतना बेनिफिशियल नहीं होते हैं। इसी कारण के लिए हम बोल सकते हैं कि जब आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपके लिए इन्फ्लेशन तो एक अनसीन स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं, जिसके वजह से आपका बैंक एफडी में होने वाले वेल्थ की वैल्यू तो वो तो ज़्यादा कम पड़ सकती है। अगर आप उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2013 से 2023 तक निफ्टी और इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपके लिए रिटर्न्स मिलते हैं कि 12.5 से 12.6%। अगर आप एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट करने के बाद भी आपके लिए 12% CAGR मिलता था। अगर इन्वेस्टर तो 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो 3,10,000 तो हो चुका है। अगर इसी समय इन्वेस्टर का पोस्ट टैक्स वैल्यू होते कि 2,89,000। अगर वही इन्वेस्टर एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए इंडेक्स बीट करने के मौका भी मिलते हैं। इसमें सेंसेक्स और कि निफ्टी देखें तो निफ्टी होते हैं कि निफ्टी लार्ज कैप। अगर इन्वेस्टर तो मिड कैप और स्मॉल कैप चुन कर दिया जाते तो उसके लिए बेटर रिटर्न्स मिलता था। लेकिन जब वो मिड कैप और स्मॉल कैप चुनना है तो वो तो फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं, जिसके वजह से उसके लिए ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न्स एटलीस्ट मिलते हैं। अगर इन्वेस्टर 15% रिटर्न्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 4,04,556 रुपीज़। अगर इन्वेस्टर इसी टाइम फ्रेम में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते तो अगर वो तो फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेते हुए मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते और उसके लिए ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न अज्यूम कर दिया जाते तो भी उसके लिए मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 4,04,556 रुपीज़। इसके वजह से आपका बैंक एफडी में होने वाले वेल्थ की वैल्यू तो वो तो ज़्यादा कम पड़ सकती है। टैक्सेस डिडक्ट करने के बाद इन्वेस्टर का मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 3,74,100 रुपीज़। अगर इन्वेस्टर तो 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते वो तो टैक्स डिडक्ट करने के बाद 3,74,100 रुपीज़ मिलता था। एफडी में होने वाले इंटरेस्ट रेट के लिए इन्वेस्टर तो 30% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इंडेक्स फंड्स और एक्टिवली मैनेज फंड्स में देखें तो इन्वेस्टर का मैक्सिमम टैक्स होते हैं कि 10%। इसी कारण के लिए टैक्स भी एक तरीके से लोअर साइड में होते हैं और रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं अगर इन्वेस्टर इंडेक्स फंड्स और कि एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो। अगर इन्वेस्टर इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो वो तो स्टॉक मार्केट बेस्ड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने ही सही तरीका हो सकेंगे। लेकिन इन्वेस्टर तो एक चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट बेस्ड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से इसमें रिस्क भी पड़ती है। अगर आपने 2020 साल में देखें तो जब मार्केट रिस्क में होता था और मार्केट भी 38% नीचे गिर गए पैंडेमिक क्राइसिस वजह से, इसी कारण इन्वेस्टर का रिटर्न भी ज़्यादा कम पड़ गए हैं। 2008 साल में देखें तो मार्केट तो 55% नीचे गिर गए। यही समय इन्वेस्टर इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो फंड से एक्सिट करने के बारे में प्रयास कर दिया जाते हैं। यही कारण के लिए जो इन्वेस्टर के लिए पेशेंट होते हैं वो इन्वेस्टर के लिए रिवॉर्ड भी बन जाते हैं। इसी कारण जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन और पेशेंट के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए डेफिनेटली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड और सही म्यूचुअल फंड चुनने के बारे में कोई भी सपोर्ट मिलना चाहते तो आप तो नीचे देने वाले लिंक को अपलोड कर सकेंगे। अगर आप नीचे देने वाले लिंक को क्लिक कर दिया जाते तो आप तो हमारे पास होने वाले सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के साथ बातचीत कर सकेंगे।
अब तो इसी तरह नहीं सोचना चाहिए कि एफडी में रिस्क नहीं होते और स्टॉक मार्केट में रिस्क पड़ती है, क्योंकि बैंक एफडी में होने वाले रिस्क हम के लिए विजिबल नहीं होते। हम तो नोटिस नहीं करते कि हर दिन हमारा इन्वेस्टमेंट जो बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है उसकी परचेसिंग पर तो ज़्यादा कम ही पड़ती है। इसी कारण के लिए बैंक एफडी रिटर्न्स के साथ हम तो पूरे तरीके से इन्फ्लेशन को टैकल नहीं कर सकेंगे। हम तो नीचे जाने वाले एस्केलेटर पर ऊपर बढ़ने के लिए प्रयास करने की तरफ होते हैं। एफडी देखें तो एफडी में सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन वो देने वाले रिटर्न्स के साथ अब तो इन्फ्लेशन को बीट कर सकेंगे, इसकी जवाब होते हैं कि नहीं। इसी कारण के लिए अब तो इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो अब तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और इक्विटी इन्वेस्टिंग तो एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह दिखते हैं। अब तो स्टॉक मार्केट वॉलीटैलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए अब तो बैंक एफडी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने से बाहर आ सकते हैं। अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आप बैंक एफडी में कर दिया जाते तो आपकी परचेसिंग पर तो हर दिन तो कम ही पड़ती है। इसी कारण के लिए अब तो ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है कि अब तो टेम्परेरी लॉस ऑफ कैपिटल पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप वो रिस्क लेते हैं तो आपके लिए ज़रूर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलते हैं। अब तो इसी तरह परचेसिंग पावर रिस्क को मैनेज कर सकेंगे। अगर आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसमें सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन उसी समय आपके लिए परचेसिंग पावर रिस्क भी पड़ती है। इक्विटी फंड में देखें तो आपके लिए सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल नहीं होते, इसमें प्रिंसिपल तो रिस्क में पड़ती है, लेकिन इक्विटी फंड के साथ अब तो परचेसिंग पावर रिस्क तो आसानी से टैकल कर सकेंगे। अब आपको समझने के लिए आसानी पड़ती है कि हम क्यों लॉन्ग रन में एफडी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको एफडी इन्वेस्टमेंट की ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।